जय हिंद। नमस्कार साथियों, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। साथियों, ताबड़तोड़ सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये सेशन साथियों सीआरपीएफ, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और आरपीएफ के साथ साथ आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए भी संचालित किया जाता है। इसमें करंट जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी शामिल किया जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों से आशा उम्मीद करूंगा कि आप सभी साथी इस सेशन में लगातार जुड़ेंगे और लगातार जो है अपने प्रयत्न, अपने प्रयास जो है जारी रखेंगे। जब तक आपको सफलता ना मिल जाए तब तक आप लगातार साथियों मेहनत करते रहेंगे। ऐसी आशा उम्मीद के साथ इस सेशन की शुरुआत करता हूं। और पहले आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि अभी तक भी आपने हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म गज डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब ना किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बिल्कुल साथियों, आ जाओ पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ आपके सामने। बिल्कुल पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलंबिया में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता था? बताओ किसने सिल्वर मेडल जीता था? साथियों आपको याद होना चाहिए, ओलंपिक की बात करें, कोलंबिया में जो आयोजित विश्व भारोत्तोलन है इसकी बात हो रही है। देखो वैसे साथियों आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि ओलंपिक जो है उसमें रजत पदक विजेता जो अपने मीराबाई चानू है, उसने 7 दिसंबर 2022 को जो कोलंबिया में आपकी भारोत्तोलन की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें आपके ये जो रजत पदक है आपके जीता था। किसकी बात कर रहा हूँ? तो मीराबाई चानू की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आपको अच्छे से पता होगा कब की बात हो रही है। तो आपको ये भी बता दूं कि 7 दिसंबर 2022 को ये भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आपके यह रजत पदक जीता। और देखो मीराबाई चानू ने साथियों जो है विश्व चैंपियनशिप की बात करें तो विश्व चैंपियनशिप में यह मीराबाई जो चानू है उसने दूसरा पदक जो है अपना जीता था। और इससे पहले भी उन्होंने जो है 2017 की बात करें तो 2017 में भी प्यारे मित्रों 194 किलो की जो कैटेगरी थी उसमें आपके जो 194 किलो को वज़न उठाकर आपके क्या कर लिया था, उसमें भार उठाकर स्वर्ण पदक जो इन्होंने आपके जीत लिया था। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और उन्होंने जो चीन की जो टोक्यो 2020 की जो चैंपियनशिप थी जो जोहू को आपने बात करें तो उसको आपके इसमें हराया था। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो मीराबाई चानू आपका यहाँ पर एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? ओटन ठुवल जो है ठुलल जो नृत्य हैं ये किस बात करें नृत्य शैली जो है किस राज्य से संबंधित है? यानी कुल मिलाकर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ओटन ठुलल जो नृत्य शैली है इसकी बात करें तो यह ओटन ठुलल जो नृत्य शैली किस राज्य से संबंध रखती है? देखो साथियों यह बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यह जो ओटन ठुलल की बात करें तो यह पहली बात तो साथियों जो आपकी मलयालम जो भाषाई जो क्षेत्र वाले लोग हैं, मलयालम भाषाई क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी यह प्रमुख शैली रही है। और साथियों इसमें जो है आपके पहली बात तो आपके जो भी ये नृत्य किया जाता है तो इसमें कौन से वाद्य यंत्र, मृदंग और साथियों उडक्का जो वाद्य यंत्र है इनका आपके इसमें प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखना इस नृत्य की बात करें, इस शैली को आपकी कब की बात करें तो 18वीं सदी में साथियों पहली बार प्रकाश में आती है। और इसको कुंचन नंबियर, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए साथियों, कुंचन नंबियर जो है ये कुंचन नंबियर इसे प्रकाश में लाने का जो कुंचन नंबियर को आपके जो श्रेय दिया जाता है, अच्छे से पता होना चाहिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यह आपकी कहाँ की शैली है तो मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रखना यह केरल की शैली है। ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहे हैं? पश्चिमी घाटों का मुख्य जो अंतराल, प्रमुख अंतराल खालिस्तान में स्थित है। बताओ पश्चिमी घाटों का जो प्रमुख अंतराल है वह कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा प्यारे साथियों आपको एक बात कन्फर्म है कि ये अपना पश्चिमी घाट और ये अपना पूर्वी घाट इन दोनों के मिलन की बात हो रही है। यहाँ पर साथियों एक घाट है और इस घाट की बात करें तो इस घाट को अपने पाल घाट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, पाल घाट के नाम से आपके जाना जाता है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि ये किसकी बात कर रहे हैं, अपन पाल घाट की बात कर रहे हैं। और यह जो है साथियों यह आपके पाल घाट जो है यह आपकी क्या है, ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी तथा अपन कह सकते हैं कि जो अपना पूर्वी घाट है, इन पूर्वी घाट का मिलन बिंदु जो है ये मिलन बिंदु आपके इसी को कहा जाता है। जहाँ पर आपकी बात करें नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है यानी यहाँ पर जो आपकी क्या पड़ती है नीलगिरी जो अपने पर्वत चोटी है वह भी है यही है। दोद्दा बोटा जिसकी आपकी क्या होगा आपको पता होगा, ऊंची चोटी के नाम से भी अपन जिसको जानते हैं। और यह जो पाल घाट जो दर्रा ये कहाँ पर पड़ता है तो यह भी आपको बता दूं पाल घाट जो है तमिलनाडु में पड़ता है। ये बात अच्छे से आप ध्यान रख लेना। अर्थात साथियों ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों अभी तक भी आपने हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म गज डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब ना किया चैनल को तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के घंटे को जरूर प्रेस कर लेना और साथ ही साथ सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला वह निर्वाह कारक कौन सा है? बताओ। जो एक निर्वाह कारक जो है आपके भारत में जो गरीबी रेखा है इसके मापन करने के लिए जो उपयोग में आने वाला जो आपके निर्वाह कारक है वह कौन सा कारक है? क्या इंटरनेट है, क्या शिक्षा है, या परिवहन है, या आपके सम्मानित है? तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रखना, जब गरीबी रेखा का मापन किया जाता है, उस गरीबी रेखा की बात करें तो भारत में जो गरीबी रेखा का मापन करने के लिए अपने कई सारी चीज़ों को, जैसे बात करूँ मैं स्वास्थ्य का यहाँ पर काम में लिया जाता है, स्वास्थ्य के साथ साथ में आय जो है इसका भी, और अन्य भी जो मूलभूत आपकी ज़रूरतें होती है, यानी मूलभूत ज़रूरतों को भी इसमें आपके क्या किया जाता है, शामिल जो है किया जाता है। और साथ ही साथ साथियों सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो बिंदु रहता है वो क्या रहता है? शिक्षा, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, आय और मूलभूत जो बिंदु है इनको सबको ध्यान में रखते हुए जो गरीबी रेखा है उसके आपके मापन का कार्य जो आपके किया जाता है। तो आपके प्रमुख जो निर्वाह का कारक है वह यहाँ पर क्या बताया गया? शिक्षा को बताया गया, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान नहीं है? कायांतरित चट्टान नहीं है। देखो कायांतरित चट्टान कौन कौन सी होती है? जैसे देखो इस प्रश्न में दे रखा है आपके क्या, एक तो स्लेट दे रखा है, यहाँ पर स्लेट के अलावा देखो संगमरमर भी दे रखा है, अर्थात मैं कह सकता हूँ प्यारे साथियों यहाँ पर स्लेट, संगमरमर और ये पट्टी ताश में जो आपके नाइस जिसको अपन बात की है, इन तीनों की अगर मैं बात करूँ तो ये सभी के सभी आपकी क्या है, ये आपके बात करें ये तीनों आपकी क्या है? कायांतरित चट्टान है। क्या है? ये कायांतरित चट्टान है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। जबकि चूना पत्थर जो है इसमें कायांतरित चट्टान जो आपके नहीं है। पहली बात ध्यान रखना, ताप, दाब एवं जो रासायनिक क्रियाओं के कारण आपकी आग्नेय एवं औषधि चट्टानें जो होती है, इन चट्टानों से आपकी कायांतरित चट्टान का आपकी क्या होता है? निर्माण होता है। देखो कायांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है? ज़्यादा ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आपके क्या हो जाता है? जो आग्नेय और जो औषधि चट्टानें होती है इन्हीं से आपके क्या, किस चट्टानों का? तो यहाँ पर ध्यान रखना, इन्हीं से आपके कायांतरित चट्टानों का क्या हो जाता है? निर्माण जो है हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक बात अच्छे से क्लियर हुई होगी, ऐसी मैं आशा उम्मीदें करता हूँ। फिर देखिएगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बात करूँ। नेक्स्ट देखिए, वाहनों के टायरों की जो बाह्य सतह नालीदार बनाई जाती है। वाहनों के जो टायर होते हैं इनकी बाह्य सतहों को क्या बनाया जाता है? नालीदार बनाई जाती है। तो इस क्यों बनाई जाती है? घर्षण बढ़ाने हेतु, घर्षण घटाने हेतु, टायरों को आकर्षक बनाने हेतु, या फिर टायरों की ताकत बढ़ाने हेतु? देखो आपसे यह पूछा गया तो आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि किस लिए। तो आपको ध्यान रखना यह जो है आपकी घर्षण बढ़ाने के लिए जो आपकी क्या बनाई जाती है? वाहनों के जो टायरों की जो बाह्य सतह है एवं जो सतह के बीच जो घर्षण है उसको बढ़ाने के लिए आपके जो पाइप है वो कैसा बनाया जाता है? नालीदार जो आपके किया जाता है। अर्थात प्यारे मित्रों ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जो यौगिक है वो अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों का व्यवहार करता है? देखो साथियों पहली बात तो ध्यान रखना, कुछ जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ना, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो धात्विक ऑक्साइड की अपन बात करें, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ये जो है दोहरा व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं? दोहरा व्यवहार करते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और दोहरा व्यवहार यानी कि ये अम्लीय और क्षारीय दोनों की विशेषताओं को आपके प्रदर्शन करते हैं। और ऐसे जो आपके जो होते हैं ऐसे ऑक्साइड, इनको अपन क्या कहते हैं? इनको अपन कहते हैं उभयधर्मी। क्या कहते हैं भाई? उभयधर्मी जो है इनको अपन उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से अपन जाना करते हैं। और ऐसा यहाँ पर अगर बात करें तो आपकी कौन सा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये रहा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है। अर्थात आप कह सकते हो कि ऑप्शन ए जो है आपका क्या होने वाला है? सही और सटीक आंसर जो है होने वाला है। आशा उम्मीद करता हूँ साथियों आपको अच्छे से हर एक चीज़ क्लियर हो रही होगी। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे साथियों सेशन को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटे को प्रेस करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य है वो खालिस्तान को बनाए रखना होता है। बताओ मौद्रिक नीति का जो प्रमुख उद्देश्य है वो किसको बनाए रखना होता है? विनिमय दर को, विकास को, संपत्ति को, या मूल्य स्थिरता को? देखिएगा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आरबीआई, पहली बात भारतीय रिजर्व बैंक की बात हो रही है, अर्थात आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये साथियों भारत का एक केंद्रीय बैंक है। कैसा बैंक है? निश्चित रूप से आपको सबको पता होगा कि ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है। और साथियों केंद्रीय बैंक है इसलिए आपकी बात करें इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है आपके मुंबई में पड़ता है। ये बहुत अच्छे से आपको पता है। और 1934 के एक्ट के तहत यह 1 अप्रैल 1935 में इसकी आपकी स्थापना होती है।
और यह साथियों क्यों बनाई जाती है? तो रिजर्व बैंक जो है, जो रिजर्व बैंक है भारत में, जो मौद्रिक है, जो साख नीति है, वो रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है। अर्थात आप कह सकते हो मौद्रिक उद्देश्य को बनाए रखने के लिए, मूल्य स्थिरता को बनाए रखने के लिए आपकी क्या है, यह आपकी मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य है वो खालिस्तान, तो मूल्य स्थिरता को बनाए रखना ही होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल ध्यान रखना, साख नीति जो है एवं मौद्रिक जो नीति है, इन दोनों को बनाए रखने का जो प्रमुख कार्य होता है, ये किसके द्वारा लागू की जाती है? तो ये आरबीआई के द्वारा लागू ही की जाती है। ठीक है ना, बिल्कुल आशा उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो उसका क्या उद्देश्य है? बताओ क्या उद्देश्य है? पूंजीवाद के सिद्धांत को बनाए रखना, या धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना, या फिर अपन बात करें मितव्ययिता के सिद्धांत को बनाए रखना, या संघवाद के सिद्धांत को बनाए रखना? बताओ क्या उद्देश्य है? तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको पहली बात तो यही पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान जो है उसमें अगर बात करें, जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं अपन, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसको अगर बात करें किस अनुच्छेद तक धार्मिक स्वतंत्रता, देखो आपको अच्छे से बात पता होनी चाहिए कि धार्मिक स्वतंत्रता की जो बात की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता, उस धार्मिक स्वतंत्रता की अगर मैं चर्चा करूं तो धार्मिक स्वतंत्रता, साथियों ध्यान रखना, यह आपके अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक की बात करूं तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को जो आपके वर्णन किया गया है। और ध्यान रहे यहाँ पर अगर बात करें तो धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है, उस धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना ही आपके क्या है, इसका आपके अधिकार का जो क्या उद्देश्य आपको बताया गया है। अर्थात मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर जो है होने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, ये रहा अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित होता है? तो बहुत अच्छे से देखिएगा साथियों कि मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित होता है? क्या XO, XX, XX, XY या ZW? साथियों आपको पता होना चाहिए कि मानव में लिंग निर्धारण, इसके लिए साथियों आपकी गुणसूत्र की बात करें, आपको गुणसूत्रों के बारे में अच्छे से आपको जानकारी होगी। हाँ बिल्कुल साथियों, आप गुणसूत्रों के बारे में आपने सुना होगा कि मानव शरीर में टोटल जो है आपके कितने, बिल्कुल आपने सुना होगा कितने होते हैं, हाँ 23 जोड़ी, अर्थात कितने 46, टोटल 23 जोड़ी जो गुणसूत्र आपके 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें साथियों अगर XX गुणसूत्र जो है इनकी बात करें, XX की मुलाकात तो आपकी लड़की, और अगर XY की मुलाकात तो ये आपकी क्या होता है, पुत्र। तो यहाँ पर आपको अगर बात करें कि मनुष्य में लिंग निर्धारण या लिंगीय प्रकार की बात करें तो XX और XY जो है ये होता है, जिसमें साथियों नर में अगर XY यानी विषम युग्म की तथा और मादा में अगर साथियों बात करें सम युग्म की यानी XX जो प्रकार है, यानी XX मिला तो लड़की और XY तो यहाँ पर संतान पुत्र। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन सी साथियों XX और XY यह आपके लिंग निर्धारण में आपकी क्या है, आधारित है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन ये रहा, जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग कांड जो है यह कहाँ हुआ था? साथियों आपको अच्छे से एक घटना याद होगी, हाँ बिल्कुल साथियों वह डेट भी याद होगी, 13 अप्रैल की डेट, और 13 अप्रैल सन 1919 की बात करें तो आपको याद होगा साथियों अमृतसर पंजाब, याद है क्या? बिल्कुल साथियों अमृतसर पंजाब की आपको घटना याद होगी। और बिल्कुल प्यारे मित्रों यहाँ पर आपको याद होगा साथियों कि डॉक्टर सतपाल तथा जो सैफुद्दीन किचलू है उनकी गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर जनसभा आपके जो जनरल डायर हैं उन्होंने साथियों आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड में, यानी जलियांवाला बाग में यहाँ अमृतसर में जो जनरल डायर है उसने गोलियाँ चलवा दी, और इसमें लगभग साथियों कहा जाता है कि 1500 के आसपास जो लोग मारे गए थे। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ऑप्शन डी मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिणी एशिया के रूप में, आर्यावर्त के रूप में, भारत के रूप में, हिंदुस्तान के रूप में? बताइए। बिल्कुल साथियों यहाँ पर अगर बात करें भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को किस रूप में, तो इंडिया को प्यारे मित्रों भारतीय संविधान के अनुसार अगर बात करें तो इंडिया को भारत के रूप में जाना जाता है साथियों। किस रूप में? आर्यावर्त। तो साथियों वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में इसका जो नाम है वो आर्यावर्त था। साथियों आपको याद होगा साथियों अनुच्छेद 1 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, इस अनुच्छेद 1 में आपके यही लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। बिल्कुल आपको याद होगा यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 में भारत या इंडिया जो है, इंडिया साथियों यह क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, राज्यों का संघ जो है ये होगा, तथा राज्य और इनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
यानी इस भारत के जो राज्य और जो राज्य की बात करें, जो राज्य के क्षेत्र हैं वे वही होंगे जो पहली अनुसूची में आपके क्या है वर्णित है। अर्थात साथियों ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। आशा उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, इस सेशन को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को प्रेस करते हुए बिल्कुल साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये रहा, परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है। साथियों परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? क्या साथियों जल मार्ग, क्या सड़क मार्ग, क्या वायु मार्ग या रेल मार्ग? बताइएगा परिवहन का सबसे सस्ता मार्ग। देखिए साथियों आपको एक बात बताऊं कि परिवहन की बात करें, वैसे तो परिवहन साथियों हर प्रकार का, जैसे यहाँ पर जल मार्ग की बात की तो जल मार्ग में साथियों जैसे नदियाँ, नहर है, झील है, समुद्र है, इन सभी के द्वारा आपके क्या होता है, जल परिवहन होता है। और यह परिवहन जो है साथियों भारी और वृहद साधनों के लिए बड़ा उपयुक्त साबित है। जल परिवहन जो है साथियों, जो जल मार्ग की बात करें जिसमें आपके नहरों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, समुद्रों के माध्यम से साथियों जो व्यापार होता है, ये भारी भरकम जो आपके चीज़ें होती है, जो वृहद साधन है, उनके लिए आपके साथियों क्या बड़ा उपयुक्त साधन साबित हुआ है। और जल मार्ग तो साथियों प्राचीन समय से ही क्या है बड़ा उपयोगी रहा है। आपको सिंधु घाटी सभ्यता से साथियों इसके प्रमाण मिल जाते हैं। सड़क मार्ग आपको पता ही है, वायु मार्ग, रेल मार्ग, तो सबसे सस्ता साथियों कौन सा हो जाएगा इसमें? जल मार्ग जो है ऑप्शन ए आपका सही और सटीक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह रहा साथियों, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। बताओ एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। एटीपी, सूरज की रोशनी, डीएनए, आरएनए? बताइए, बताओ पारिस्थितिकी तंत्र में साथियों ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह आपके क्या बताया गया है। साथियों देखो प्रकृति में जो जितने भी आपकी प्रकृति में जो जीव पाए जाते हैं साथियों, पाए जाने वाले जो जीव हैं वो, उसमें अगर बात करें साथियों केवल हरे पादप ही जो है ना, हरे पादप की बात करें, जो हरे पादप है वे हरे पादप की केवल बात करें तो सूरज की रोशनी से साथियों क्या है, आपकी रोशनी से ऊर्जा प्राप्त कर अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है रासायनिक ऊर्जा में आपके बदल लेते हैं और इसी से अपनी जो ऊर्जा प्राप्त कर लेते हो। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है साथियों, तो वह आपके यहाँ पर कह सकते हो कि सूर्य की जो रोशनी है साथियों, यह आपके तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो आपके माना जाता है। ये बात अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बुंटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए खालिस्तान का उपयोग करते हैं। बिच्छू बुंटी के जो पौधे होते हैं साथियों, बात करें जो आपने देखा होगा वो फूल कांटी जिसको अपन कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो निर्जन जो वन प्रांत है उसमें उगने वाले जो ये पौधे हैं, ये अपनी सुरक्षा के लिए बात करें किसका उपयोग करते हैं? कांटों का, स्प्रे का, गंध का, रोए का। साथियों ये रोए जो है इसका अपने यहाँ पर उपयोग करते हैं। ये बात अच्छे से पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। और साथियों बात करें इन्हें डंक मारने वाले जो पौधे के रूप में भी जाना जाता है। ये ध्यान रखना साथियों, यह जो बिच्छू कांटी है इसको आपके क्या जाना जाता है? डंक मारने वाले। हाँ बिल्कुल साथियों, डंक मारने वाले पौधे के रूप में जाना जाता है। और इसी का वैज्ञानिक नाम भी साथियों अपने सामने आता है और वह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिल्कुल साथियों इसका वैज्ञानिक नाम जो है आपके क्या, आर्टिका। आर्टिका डाइओका की बात करें तो डाइओका, आर्टिका डाइओका जो है साथियों यह आपके इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल साथियों, और इनको छूने पर जो त्वचा है वह झनझनी हो जाती है और त्वचा में आपके जलन भी आपके लग जाती है, इस रूप में भी आपके जाने जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका क्या रहेगा, सही और सटीक आंसर जो होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर हैं। बताओ पर्यावरण की रक्षा के लिए कितने आर बताएं? 3 आर बताएं। अब ये 3 आर कौन कौन से हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए साथियों 3 आर की बात करें ये कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मैं बात यही कर लूँ कि क्या कौन कौन से। तो साथियों यहाँ पर देखो, रिड्यूज, रीसाइकिल और रीयूज, ये 3 आर बताएं। ध्यान रखना साथियों, रिड्यूज यानी रिड्यूज का मतलब होता है रीड्यूज। अगर बात करें साथियों रिड्यूज क्या होता है, रिड्यूज का हिंदी अर्थ क्या होता है? कम उपयोग करो। क्या करो? कम उपयोग, यानी रिड्यूज का मतलब क्या, कम उपयोग। और दूसरा रीसाइकिल, रीसाइकिल का मतलब होता है साथियों क्या, पुनर्चक्रण। क्या होता है? पुनः चक्रण की बात होती है, पुनः चक्रण। और साथियों रीयूज यानी इनका मतलब होता है पुनः उपयोग। क्या होता है? पुनः उपयोग की बात करें तो पुनः उपयोग आपके रीयूज, ये आपके रीयूज की बात होगी। और इस नियम का उपयोग करने पर हम पर्यावरण में जो जितने भी साथियों बढ़ रहे जो अपशिष्ट है उसको कम कर सकते हैं, जो अपशिष्ट बढ़ रहे हैं उनको कम कर सकते हैं, तथा जो पर्यावरण को नुकसान होने से भी अपन क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अर्थात साथियों ये 3 आर आपको बहुत अच्छे से पता चल चुके होंगे। ऑप्शन डी जो है अपना यहाँ पर सही और सटीक आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथियों आपके सामने, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? साथियों स्वतंत्रता के अधिकार की जो गारंटी है वह
आपके किस अनुच्छेद में दी गई, यह आपसे पूछा जा रहा है। साथियों आशा उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे प्यारे मित्रों सेशन को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ साथियों बेल आइकन के घंटे को प्रेस करते हुए हाँ बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार प्रेम जो है ज़रूर दिखाइएगा। साथियों ये 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें ज़रूर अवगत करवाइएगा। साथियों आपको बता दूं कि स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी जो है किस अनुच्छेद में दी गई है, तो यहाँ पर प्यारे मित्रों अनुच्छेद 19 होगा। कौन सा होगा? अनुच्छेद 19। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक होगा। और मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अगर बात करें अनुच्छेद 19 की, तो 19 ए जो है साथियों, इस 19 ए में क्या दिया गया है? इसमें बोलने की स्वतंत्रता साथियों क्या दी गई है? बोलने की स्वतंत्रता जो है, ये बोलने की स्वतंत्रता इसी में। और साथियों 19 बी की बात करें तो यहाँ पर आपके शांतिपूर्वक, बिल्कुल साथियों आपको अच्छे से याद होगा, शांतिपूर्वक जो है आपके एकत्र होने तथा सभा करने की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। और 19 सी जो है साथियों, इसमें संघ बनाने की, जो आपके संघ बनाने की स्वतंत्रता जो इसमें दी गई है। और 19 डी की बात करें तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की जो स्वतंत्रता साथियों, ये डी में दी गई है। और 19 ई की बात करें तो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास की स्वतंत्रता भी आपको दी जाती है। और साथियों 19 जी की बात करें तो इसमें कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता भी आपको जो है दी गई है। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 19 जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण आपके लिए अनुच्छेद साबित हो सकता है। आप एक एक करके हर एक बिंदु ध्यान रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य किस नाम से अधिक विख्यात है? बताओ, जो लोकप्रिय गायक है केदारनाथ भट्टाचार्य, यह और किस नाम से बड़े विख्यात है? देखिएगा साथियों यहाँ पर बात करें जो लोकप्रिय केदारनाथ जिनकी बात कर रहे हैं अपन, जो केदारनाथ भट्टाचार्य ये किस नाम से, तो साथियों कुमार सानू का आपने नाम सुना है? बिल्कुल कुमार सानू, तो ये आपने बहुत अच्छे सुना होगा कुमार सानू। साथियों लोकप्रिय जो गायक है केदारनाथ भट्टाचार्य, ये कुमार सानू के नाम से विख्यात है, अधिक विख्यात है। और उल्लेखनीय है कि सानू जो है हिंदी फिल्म जितने भी है, इन हिंदी फिल्मों के साथियों आपके क्या एक प्रसिद्ध गायक रहे। और इन्होंने अपने जो गाने की शुरुआत है वह 1989 में आपकी की थी। और वर्ष 2009 में साथियों इन कुमार सानू को आपको क्या मिला था? 2009 की बात करूं तो 2009 में साथियों आपके इन्हें क्या मिला था? पद्म श्री अवार्ड जो है, ये पद्म श्री अवार्ड भी बिल्कुल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इनको दिया गया था। और साथियों 1989 में इनकी जो है क्या होती है? इस इंडस्ट्री में एंट्री होती है। साथियों राजकोषीय नीति और फेडरल रिजर्व सम्मान कैसे हैं? बताओ सम्मान कैसे हैं? सम्मान कैसे हैं? एक जैसे कैसे हैं? राजकोषीय नीति और फेडरल रिजर्व जो है सम्मान कैसे हैं? पारित करने से पहले इन्हें हमेशा कांग्रेस की मंजूरी चाहिए, क्या ऐसा है क्या? तो आप कहोगे नहीं। वे दोनों आर्थिक समस्याओं को ठीक करने के लिए एक ही साधन का उपयोग करते हैं, ऐसा है क्या? तो आप कहोगे नहीं ऐसी बात भी नहीं है। तो वे दोनों आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल साथियों राजकोषीय नीति और फेडरल रिजर्व जो है, ये दोनों जो है आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने का कार्य जो है आपके करते हैं। और साथियों आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश करती हैं। और सरकार के जो राजस्व संग्रह और व्यय के जो समुचित आपके नियमन जो है, उसमें अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना जो है राजकोषीय नीति जो है आपको क्या है वह कहलाता है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए साथियों कि सरकार के जो राजस्व संग्रह होता है उसको और व्यय के समुचित नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से नई दिशा, वांछित दिशा जो है दी जाए, यही आपकी क्या राजकोषीय नीति कहलाती है। अर्थात साथियों यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। और साथियों आज का यह आपका अंतिम प्रश्न रहेगा, आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? बताइए आगा खान महल साथियों किस राज्य में है? साथियों ध्यान रखना आगा खान महल जो है, इसके बारे में थोड़ी सी अगर बात करें तो यह पहली बात तो एक ऐतिहासिक महल है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। और इसे सुल्तान जो महमूद शाह खान था, महमूद शाह खान जो द्वितीय है, उसने आपके 1892 बिल्कुल आपको याद होना चाहिए साथियों 1892 ईस्वी में जो इसको बनाया था। और किसने? तो आपको पुनः बता दूं कि सुल्तान महमूद खान, बिल्कुल महमूद शाह खान जो है, इसने आपके साथियों इसको क्या बनवाया था? सेकंड, ठीक है ना। तो ये है कहाँ पर? तो ये मेरे प्यारे मित्रों ये आपकी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी कहाँ पर है? तो पुणे में। ये बात अच्छे से आप ध्यान रख लेना। साथियों यह आज के टोटल 20 क्वेश्चन जो अपने यहाँ पर समाप्त होते हैं। आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो मेरे प्यारे मित्रों इस सेशन को लाइक करना आप कदापि ना भूलें। सेशन को लाइक आपको करना है, साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्रों आपके साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।